Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the previous lecture, we just started the mathematical physics. हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी और हमने ये बात किया था कि क्या हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर और हमारे को क्यों रिक्वायरमेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स की और ऑलमोस्ट क्या क्या टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। ये हमने जस्ट सिंपल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया था। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 का। तो यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखिए भैया, यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि इसमें आप 3 टाइप के टॉपिक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 चैप्टर है। मैं 3 टाइप के टॉपिक बोलूँगा, इसमें मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 1 जो है, देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी ये फर्स्ट चैप्टर ही होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन अलग अलग बुक में, अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। किसी में उन्हीं टॉपिक्स को 8 चैप्टर में कवर कर रखा, किसी ने उन्हीं टॉपिक्स को 10 चैप्टर में भी कवर कर रखा। तो ये मैटर नहीं करता कि चैप्टर कितने हैं, टॉपिक्स क्या है और उसके अंदर कंटेंट जो है, कंसेप्ट जो है, अपन जो पढ़ रहे टॉपिक्स वो सेम होने चाहिए। चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ और चैप्टर 1 जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देश तंत्र बोल रहा हूँ मैं। निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज आवर चैप्टर नेम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये अपना चैप्टर का नाम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। पहले थोड़ा सा एक मैं ऊपर का आइडिया बताता हूँ। आपने अगर नाम सुना हो इनका, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं गोलीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेलनाकार निर्देश तंत्र, इस टाइप की जो चीज़ें अगर किसी ने सुनी है या नहीं सुनी है, पर ये जो मैंने नाम बोले ना, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा इस चैप्टर के अंदर। और इनसे रिलेटेड जैसे कर्ल हो गया, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, ये 3-4 नाम है जो आपने फर्स्ट ईयर में ईएमटी में जनरली पढ़ते हो, उसमें ही पढ़ते हो। वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। जैसे फर्स्ट ईयर में या ईएमटी में पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं, अलग तरीके से। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? अब सुनो बात। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है इसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। पहले इससे भी छोटी एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ। ये चैप्टर का नाम है, लिख लेना। हम लोग चालू करते हैं टॉपिक। अपना जो टॉपिक है वो है निर्देश बिंदु। पहला जो है निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु, इसको मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट। देखिए है क्या, हम फिजिक्स में कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ का मापन करते हैं, तो किसी ना किसी चीज़ या किसी ना किसी के सापेक्ष करते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं हूँ मोटा, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो नहीं मोटा नहीं है, पतला है, लेकिन ऐसा है कि किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो मैं भी मोटा हूँ। हो सकता है कई लोग मेरे से भी पतले हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में मैं मोटा हूँ, लेकिन किसी मोटे के रेस्पेक्ट में, मेरे से मोटे के रेस्पेक्ट में मैं पतला हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छोटी है, बड़ी है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है, हम लोग रेफरेंस में बात कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया, तो किसी एक स्टूडेंट लाइफ में 1 लाख रुपया किसी स्टूडेंट के पास है तो वो शायद बहुत ज़्यादा पैसा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपस में बात करेंगे तो बोलेंगे यार 1 लाख तो बहुत पैसा है, लेकिन मैं, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। लेकिन मैं अंबानी के कंपैरिजन करूँ अंबानी से, तो वो पैसा बहुत कम हो गया। मतलब एक ही चीज़ कम या ज़्यादा हो सकती है, बस डिपेंड करता है हम लोग किसके सापेक्ष उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, हम लोग मापन जो है वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलो, ये किस्सा समझ आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि कोई भी चीज़ है तो उसको मेजरमेंट या मापन करने के लिए हम लोगों को कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा। आप बताते हो कि ये छोटी है, जैसे ये मैं बोलूँ कि लाइन छोटी है या बड़ी है, तो आप ये बताते हो कि किसके सापेक्ष, ये पूछना पड़ेगा आपको, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो।
ये इसके रिस्पेक्ट में तो छोटी है, इसके रिस्पेक्ट में बड़ी है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो ये बात समझ में आई कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में भी जनरली, पर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में कोई भी आप मापन कर रहे हो, कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते हो, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी, किसी ना किसी के सापेक्ष बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस बिंदु के सापेक्ष हम लोग चीजों का मेजरमेंट करते हैं उस बिंदु को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसको बोलेंगे निर्देश बिंदु बोल देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि दिल्ली 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर कहाँ से है इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। रेवाड़ी से 50 किलोमीटर या जयपुर से 50 किलोमीटर या मथुरा से 50 किलोमीटर है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है, मैं किसके सापेक्ष मेजरमेंट ले रहा हूँ। मैं बोलूँ कि जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर है, अब ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन मैं बोलूँ दिल्ली 250 किलोमीटर है, इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, ये सेंसलेस बात है। तो हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस बिंदु के सापेक्ष मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है रेफरेंस पॉइंट। तो लिखो भैया इसका इसके बारे में लिखो थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप में रेफरेंस पॉइंट का। भौतिक विज्ञान में जिस बिंदु के सापेक्ष, थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया है ना, भौतिक विज्ञान में जिस बिंदु के सापेक्ष दूरियों का मापन किया जाता है, जिस बिंदु के सापेक्ष दूरियों का मापन किया जाता है, जिस बिंदु के सापेक्ष दूरियों का मापन किया जाता है उसे निर्देश बिंदु कहते हैं, उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। The measurements in the physics are taken the measurements in the physics are taken with respect to a particular point, that point is called reference point, reference point। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, ये है, यहाँ से ये जयपुर है मान लो, और यहाँ से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली जो है वो 250 किलोमीटर है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इनके बीच की कितना है, 250 किलोमीटर। तो ये ओरिजिन हो गया, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, मूल बिंदु, जिसको बाद में मूल बिंदु बाद में बोला गया, पहले हम लोग इसको निर्देश बिंदु बोल देते हैं। ये निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? इसके रिस्पेक्ट में मेजर करें। ये जो बनाया है मैंने, ये कार्यक्रम छाप लो। ठीक है, सॉरी, क्लियर है? ये मिला। अब सुनना बात को, अपने पास में हो गया निर्देश बिंदु। अब देखो, निर्देश बिंदु से हमारे को पूरी तरीके से एक आइडिया नहीं लग पाता है कि किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करें। तो निर्देश बिंदु के साथ में हम लोग कई चीज़ें और लेते हैं, जैसे प्लेन ले लेते हैं। प्लेन, ये निर्देश बिंदु जो होता है, इसी के जो क्या बोलते हैं उसको, सहायक भाग है, असिस्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनको मिला के एक सिस्टम बनाया गया कि हम लोग इस चीज के हिसाब से मापन करेंगे। ये तो सिंपली एक बात हो गई कि एक पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग मेजरमेंट करें, ये तो एक सिंपल टर्म हो गया। लेकिन हम लोग एक पूरा सिस्टम मानेंगे कि उसमें एक पॉइंट है,
उसमें इधर इधर तल है, 2-3 प्लेन्स है, उन प्लेन्स के रेस्पेक्टिव प्लेन से कितने डिस्टेंस पे, पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, उन सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोग किसी चीज़ को बताएंगे तो वो पूरी तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक मक्खी उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक मक्खी उड़ रही है, तो मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो मक्खी उड़ रही है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से एक रस्सी बांध दो और इस मक्खी को मिला दो, ये डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। ठीक है, सिंपल, आपको सीधी दूरी मिल गई आपको। लेकिन आप ये बताना चाहते हो, ये भी और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो कि यहाँ पर ये जो प्लेन है इससे कितनी दूर है, ये जो प्लेन है इससे कितनी दूर है, नीचे जो प्लेन है उससे कितनी दूर है, तो मतलब आप हर तरीके से इस मक्खी का पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, सारी चीज़ें बताना चाहते हो कि कितने एंगल पे है, कैसे क्या है, सारी अगर चीज़ें बतानी है आपको, तो आपको केवल एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई बात समझ में? क्या बोल देते हैं हम लोग? निर्देश तंत्र बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 3-4 तरीके का होता है। जैसे पहले समझना, ये तो छाप ही लिया था, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्तीय निर्देश तंत्र, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपली हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ बतानी है तो एक x, y और z 3 एक्सिस ले लो, x, y और z। अभी इनको छापना नहीं, पहले समझ लो। x, y और z 3 आप कोऑर्डिनेट ले लो और इनके रिस्पेक्ट में बात करो कि एक पॉइंट मान लो ये पॉइंट है P, तो इसके अंदर 3 प्लेन होते हैं। जैसे एक तो x और z में जो होगा वो x z प्लेन होगा, ये एक y और x में होगा उसको हम लोग y x प्लेन बोलेंगे, ये y x तल हो गया। एक जो y और z में होगा वो कौन सा होगा? y z प्लेन होगा, ये y z प्लेन हो गया ये। तो इस तरीके से ये 3 प्लेन होंगे। तो जैसे मान लो कि अपना एक रूम है, उस रूम में कोई पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं कि इस दीवार से कितनी दूरी पर है, नीचे वाले फर्श से कितनी दूरी पर है, इस दीवार से कितनी दूरी पर है। तो वो कोने से पूरी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, निर्देश तंत्र, सॉरी निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होता है? एक इस दीवार से डिस्टेंस, उस दीवार से डिस्टेंस, इस दीवार से डिस्टेंस, तीनों दीवारों से जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग निर्देशांक बोल देते हैं। फिर क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो हमने बनाया ना कार्तीय निर्देश तंत्र, ये हमने अपने हिसाब से बनाया। ये सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सबसे सिंपल निर्देश तंत्र होता है। ये तो एक निर्देश तंत्र का भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन निर्देश तंत्र का क्या मीनिंग हुआ? मतलब जिसमें तल होते हैं, एक्सिस होते हैं, तीन परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, अलग तरीके के भी हो सकते हैं, इसलिए मैं बात बताऊंगा। तो 3 तल है, एक तरीके से समझ लो, 3 तो तल है, 3 एक्सिस है जो एक बिंदु पर कट करते हैं, और इस तरीके से ये जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र बोलते हैं। सारा मापन अब इसके हिसाब से किया जाएगा। पहले एक पॉइंट के हिसाब से कर रहे थे, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल रहे थे, है ना, निर्देश बिंदु। अब जो बोल रहे हैं, अब हम लोग एक पूरा सिस्टम बना लिया कि 3 तल है, वो कट कर रहे हैं, ये यहाँ जहाँ पे कट करता है तो ये एक्सिस बनता है, ये दोनों तल जहाँ पे कट करते हैं यहाँ पे ये एक्सिस बन गया, और ये दोनों तल जहाँ पे कट करते हैं ये एक्सिस बन गया। इस तरीके से 3 तो एक्स हो जाते हैं, 3 तो एक्सिस है, तीनों एक्स जिस एक कॉमन पॉइंट पे कट करते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु बोल रहे हैं, ओरिजिन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक सिस्टम बना दिया गया, और इसके सापेक्ष हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसके हिसाब से। तो
तो इसको हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र। अब जरूरी नहीं है कार्तीय टाइप का हो, मतलब ऐसा हो कार्टेशियन ही हो, अलग तरीके का भी हो सकता है, जैसे स्पेरिकल भी होता है और सिलेंड्रिकल भी होता है, वो भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है पूरा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो निर्देश तंत्र के बारे में लिख लो, थोड़ा बहुत लिखो। तीन अक्षों कोमा तलों तथा मूल बिंदु से मिलकर बना हुआ एक ऐसा गणितीय निकाय जिसके सापेक्ष मापन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। जिसके सापेक्ष मापन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। जिसके सापेक्ष मापन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए मैथमेटिकल system which includes three axes, planes and origin। तो एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती है, प्लेन्स आते हैं, एक्सिस आते हैं और ओरिजिन आते हैं। इन सबसे इंक्लूड करते हुए जो अपना सिस्टम बनाया मैथमेटिकली, वो क्या है, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके आधार पर हम लोग सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैथमेटिकल सिस्टम, a coordinate system is a mathematical system which includes planes, axis and origin। ठीक है, all the calculations are measured with respect to all the measurements are taken, ऐसे लिखो, all the measurements are taken with respect to this system, with respect to this system it is known as coordinate system। it is known as coordinate system। ठीक है, अब जैसे ये छापना नहीं है, अभी आपने ये बताया कि अगर इस तरीके का हो जाए तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या किस तरीके से हो सकता है। हमने ये बताया कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हो सकता है। ये हो सकता है कि मैं 3 तो एक्सिस हो, वो कोई पॉइंट पे काटेंगे आके, उसको तो मूल बिंदु ओरिजिन बोलना है, और 3 प्लेन होंगे, 2 एक्सिस जहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अभी अपने पास में टाइम है तो इसको देखो कंटिन्यू करते हैं। निर्देश तंत्र हो गया। अब सबसे जनरल निर्देश तंत्र, अभी हमारा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हम सिंपल निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होते हैं। जैसे एक ये बना लिया मैंने येलो, एक एक्सिस ऐसे बना लिया, अपनी मर्जी है कैसे बना लो, एक येलो ऐसे बना दिया, येलो, 3 एक्सिस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर है कि एक दूसरे के लंबवत है क्या, नहीं है।
जो कार्तीय था वो तो एक पर्टिकुलर कंडीशन थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उसमें तीनों एक्सिस लंबवत होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें परपेंडिकुलर है नहीं है। अभी सिंपल बना दिया मैंने, ये एक जनरल है। ये इस एक्सिस को बोल दो u1, इसको क्या बोल दो u1, एक नाम दे दो u1। ये है u1, इसको नहीं दे रहा मैं u1, इसको इधर दे रहा हूं u1, किसी को दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली इसको दूंगा मैं। अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद में। ये u2 है, ये u3, समझ आया? सिंपल। तीन एक्सिस है, तीन अक्ष है, u1 u2 और u3 बोल रहे हैं इनको। ये तीनों जहां पर कट करेंगे उसको बोल रहा हूं मैं ओरिजिन, और ये है ओरिजिन को बोलेंगे हम मूल बिंदु। दिस इज ओरिजिन, ये है ओरिजिन मूल बिंदु। ठीक है, आगे चलते हैं। ये और ये इनसे मिलकर बना हुआ जो तल होता है, जैसे x और y से मिलकर बने हुए तल को xy तल बोलते हैं, xy प्लेन। तो xy प्लेन में क्या होता है, z का मान कांस्टेंट रहता है। x और y के बीच में जो प्लेन होता है उस पर z का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो उसी तरीके से u2 और u3 पर तीसरे वाले कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब x और y में जो प्लेन होता है उसमें z कांस्टेंट रहता है, y और z में x कांस्टेंट रहता है, और x और z में y कांस्टेंट रहता है। मतलब दो वेरिएबल्स का जो प्लेन होता प्लेन में तो दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, दो डायरेक्शन, 2D होता है प्लेन तो हमेशा। तो उसमें जो तीसरा कोऑर्डिनेट बच जाता है उसका वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं फर्श में बात करूं, फर्श जैसे रूम का फर्श होता है तो उसमें हाइट फिक्स है, हाइट का मतलब जेड एक्सिस, तो जेड का वैल्यू फिक्स है। आ रही ना बात समझ में? तो एक कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है वहां पे। तो जैसे u2 और u3 से मिलकर जो प्लेन बनता है, या आप ये बोलो सबसे पहले u2 और u3 से मिलकर जो प्लेन बनता है, ये इससे प्लेन जो मिलकर बनेगा वो ज़्यादा हो गया, दोबारा बना लो। इससे जो मिलकर प्लेन बनेगा ये कुछ इस टाइप का, ये लाइन इसके हिसाब से बना दी और ये लाइन के हिसाब से ये लाइन बना दी। ये जो प्लेन है इस पर कौन कांस्टेंट रहेगा, u1 कांस्टेंट रहेगा। इस पर u1 जो है u1 कांस्टेंट रहेगा, और u1 कांस्टेंट है तो मैं ऐसे बोल रहा हूं u1 कांस्टेंट है, कोई c1 के इक्वल है। इसका मतलब ही समझ में है, c मतलब कांस्टेंट, तो u1 कांस्टेंट है। ये तल कौन सा हो गया, c1 प्लेन बोल सकते हैं इसको, या u2 u3 प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, ये u2 xy प्लेन बोलते हैं ना, xy, ऐसे u2 u3 बोल दो इसको, u2 u3 तल। u2 माइनस नहीं है, ये डैश है, u2 u3 प्लेन। आगे बात, या इसको c1 तल भी बोल देते, c1, जहां पर c1 ये u1 कांस्टेंट है, वहां पर c1, ये c1 प्लेन भी बोल दो इसको। दूसरा u1 और u2 से मिलकर जो प्लेन बनता है, u1 और u2, तो u1 से जो बनेगा, एक सेकेंड, ये बना u2 और u1 से। यहां पर u3 कांस्टेंट रहेगा, u3 कांस्टेंट है, यहां पर u3 कांस्टेंट है, मैं इसको c3 बोल देता हूं। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, u1 u2 प्लेन हो गया। ये u1 u2 प्लेन हो गया, u1 u2 तल, या c3 तल, c3 तल मतलब प्लेन। ठीक है, u1 u2 प्लेन हो गया, ये u1 u2 प्लेन, दो प्लेन हो गए। एक और बात कर लेते हैं इधर। इसमें देखो, इसमें ऐसा है, इसके अंदर ये u3 और u1 वाला, u1 और u3 के बीच में जो प्लेन है उसको बोलेंगे, इधर इसको बनाओ, आप इसको बनाओगे u1 और u3 के बीच में, तो इसमें आप बनाओ, ये बनेगा ऐसा कुछ,
और ये आएगा थोड़ा सा ऐसा। ये लाइन तो बना दी इसके हिसाब से, ये लाइन बना दिया इसके हिसाब से, ठीक है। ये कौन, यहाँ पे कौन कौन u1 और u3 के बीच में है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, u2 प्लेन हो गया। यहाँ पे u2 कांस्टेंट है, इसको c2 बोल देता हूँ। c2 तल हो गया, ये c2 प्लेन है, ये c2 तल हो गया ये, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इसको c2 प्लेन बोल दो, या इसको बोल दो u1 u3 प्लेन, u1 u3 तल प्लेन। ये गेम समझ में आया क्या? अभी हमने ये नहीं बोला है कि ये तीनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। हम तो ये बोल रहे हैं कि तीन वक्र हैं, तीन कर्व हैं, एक ये और एक ये, तीन कर्व हैं। ये कर्व तीन तल है, तीन प्लेन से, कर्व्ड प्लेन से, तीन वक्राकार तल है, तीन कर्व्ड प्लेन से। एक ये C1, एक C2, एक C3। C1 और C2 कट करते हैं उनके बीच में, ये दोनों कहाँ कट करते हैं, यहाँ पे। जहां पे ये कट करते हैं तो यहाँ पे एक कट, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो प्रतिच्छेदन रेखा है, वो हो गया एक अक्ष, तो U3। ये दोनों तल जहां कट करते हैं, ये दोनों जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, जहां इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो प्रतिच्छेदन रेखा है, वो एक एक्सिस वो हो गया, और इन दोनों का प्रतिच्छेदन रेखा एक एक्सिस हो गया। ये तीन तलों का जो प्रतिच्छेदन से तीन रेखाएं बनती है, तीन एक्सिस मिलेंगे, इनको तीन अक्ष बोल दिए, u1 u2 और u3। और तीनों अक्ष जहां पे कट करते हैं उसको मूल बिंदु बोल दिया। तो तीन वक्र से मिलकर बना हुआ तल है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्वलीनियर सिस्टम, वक्रीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं, तीन वक्रों से मिलकर बना हुआ तीन वक्रीय निर्देश तंत्र है। अब ये जब परपेंडिकुलर होंगे तो फिर इसको लांबिक वक्रीय निर्देश तंत्र बोलेंगे, ऑर्थोगोनल, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिंपल ये बोल रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन इसमें तीन कर्व बना दिए, तीन कर्व से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वक्रीय निर्देश तंत्र है। पहले हम लोग ऑलरेडी ये बना चुके हैं, समझने से पहले ही, इसका डेफिनेशन लिखने से पहले ये बना दिया हमने। एक सेकेंड, इसमें कलर भर देता हूं मैं। एक तो ये हो गया, ये एक ये हो गया, इसमें अलग कलर डाल देते हैं हम लोग। ये एक ये है, तीन, समझ आया। ये तीन प्लेन्स है अपने पास में, इसको बोलते हैं वक्रीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं, वक्रीय निर्देश तंत्र। तो अपना जो टॉपिक है वो है वक्रीय निर्देश तंत्र। कर्वलीनियर, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र भी बोलते हैं इसको, वक्र रेखीय, वक्र रेखीय बोल देता हूं मैं इसको, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये टॉपिक है, एक्सप्लेन मैंने पूरा कर दिया, बस इसके अंदर लिखवाना है कि तीन कर्व से मिलकर जो बनता है वो उसको बोलते हैं हम लोग। मैं लिखवाता हूँ, एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं हम लोग। टाइम अपना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो आपको एक काम करना है, ये हेडिंग लिख लो और यहाँ पर साइड में एक तरह जैसे पेज होता है ना आपका, ऐसा ये हेडिंग हो जाएगा, और यहाँ पर डायग्राम बना लो। मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन और इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, अब हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ओके।